वेलकम बैक। टेस्ट सीरीज की जो सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए, वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें ऐप के थ्रू, RISA-IS ऐप के थ्रू या ऑफलाइन ज्वाइन करें। और इसके टेस्ट सीरीज की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है और जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको फोकस करिए कि टेस्ट सीरीज ऐसा होना चाहिए जो यूपीएससी के लेवल का। अदरवाइज जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते करते जो है खुश हो जाएंगे, जो बहुत ही इजी होगा, और आप गलतफहमी में अलग शिकार हो जाएंगे कि मेरा 70% सही हो रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसको आप हमारे साथ चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम बता चुके थे। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ST candidate, scheduled tribe candidate taking UPSC exam will be counted in the reserve category only if he or she has obtained at least one facility which is provided to him, otherwise not. तो शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट जो यूपीएससी का IAS का एग्जाम दे रहा है, वो उसके रिजर्व कैटेगरी में तभी माना जाता है यदि उसने कम से कम एक लाभ जो है रिजर्वेशन का लिया हो, अन्यथा नहीं। ये सेंटेंस सही है। दूसरा है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर EWS इन 2019। ये सबको मालूम है, आसान सवाल है। तीसरा है एनी पोस्ट रिलेटेड टू द वर्क ऑफ एनी रिलीजियस या कम्युनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्व फॉर, जैसा आर्मी में होता है, वहाँ धार्मिक कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मण है और वो भी हैं पुजारी और वो उलेमा क्या बोलते हैं। चौथा कह रहा है कि एनी प्रमोशन फॉर SC/ST पीपल क्वालिफाइंग मार्क्स कैन बी रिलैक्स्ड इन द एग्जामिनेशन। ये भी सही है, क्योंकि उनको जो है छूट मिलती है कि उनका क्वालिफाइंग मार्क्स इवन प्रमोशन में भी काम आता है, उनको वहाँ भी छूट मिलती है। तो चारों सही है और इसका आंसर हो जाएगा D 1 2 3 4। नेक्स्ट 15वां देखिए। पंद्रह का, हाँ, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यानी जो अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता है ये तभी संभव है, जिसका अंत तभी संभव है जब लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द कल्प्रिट्स। बिल्कुल सही बात है। पीपुल शुड चेंज देयर थिंकिंग एट द आइडियोलॉजिकल लेवल। किसी भी समस्या का समाधान जो है आप खाली रूल रेगुलेशन और लॉ बना कर नहीं कर सकते। आपको उस चीज को जड़ मूल से अगर समाप्त करना है तो उसको वैचारिक स्तर पे लड़ना पड़ेगा। तो वैचारिक स्तर पे लड़ने का क्या मतलब है कि लोगों के जो विचार हैं, आइडियोलॉजी है, दिमाग में जो परसेप्शन है, प्रिजुडियूस है, ये सब चीजें जो है ठीक हो, रैशनल हो, साइंटिफिक हो, युक्तियुक्त हो। अदरवाइज वो चीज जो है कभी समाज से खत्म हो ही नहीं सकती जब तक आप उसका वैचारिक स्तर पे अपने आप को तैयार न कर लें। आप जब तक मन से नहीं मानेंगे कि अनटचेबिलिटी बुरी चीज है और इसको जो है समाप्त होना चाहिए क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है, तब तक अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं हो सकती। कानून बना दिया आपने, लागू भी कर दिया, और मन में आपके जो है उस व्यक्ति के प्रति डिग्निटी के खिलाफ सोच है, तो वो बड़ा मुश्किल चीज़ है भाई। तो इसीलिए कोई भी समस्या है उसका आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन जरूरी है। सी कह रहा है कि मूवमेंट शुड बी रन बाय सोशल रिफॉर्मर्स। सही बात है, तमाम तरीके के सोशल रिफॉर्मर जो है अलग अलग रिफॉर्मेटिव मूवमेंट चलाए हैं और आगे भी इसको चलाए जाने की जरूरत है। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो डी होगा इसका सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो 16वां सवाल देखिए। इसमें देखने में छोटा है लेकिन बड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें चीज दी हुई है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स इन द सेक्शन ऑफ विच फंडामेंटल राइट। तो आपको लगेगा प्राइमा फेसाई कि ये जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसमें आएगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये आएगा राइट टू इक्वलिटी में।
जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है उसमें आएगा 17, आर्टिकल 17 में ये चीज़ मेंशन है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे दिया, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ शोषण की बात है और अनटचेबिलिटी में भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आर्टिकल दिया नहीं है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ठीक से अंतर समझ लीजिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, आपको ये भी लग सकता है कि हाँ वहीं पे दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से आप करिएगा अगर इस टाइप का सवाल आता है तो। आगे चलिए, 17वां। सत्रहवां सवाल ये, तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 121 एंड 211 जुडिशरी कैन नॉट डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूटी। बिल्कुल सही बात है। जो भी सदन के अंदर बहस होता है या चर्चा होता है, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उस विषय पे कोई चर्चा या कोई भी कॉग्निजेंस किसी भी मामले को नहीं लेंगे। ये सही स्टेटमेंट है। तो पहला जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए, ये दोनों को कंफ्यूज किया है। उसमें जो प्रोसीजर डिस्कस हो रहा है उसके बारे में, परफॉर्मेंस प्रोसीजर के बारे में पार्लियामेंट के जो है चीज़ों को नहीं छुएगा। लेकिन अगर उसने कोई कानून ऐसा बनाया जिससे जो है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के लगता है कि ये जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक फीचर है, तो उसको जो है रिव्यू कर सकता है। ये उसकी पावर है। पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही बात है। स्टेट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट एक्सेप्ट स्टेट लिस्ट। अब देखिए, ये आपको हमने कंफ्यूज किया है कि स्टेट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट एक्सेप्ट स्टेट लिस्ट। आप बार बार पढ़े हुए हैं कि इस राज्य जो है स्टेट लिस्ट पे बनाता है और संघ जो है यूनियन लिस्ट पे बनाता है और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाते हैं, और कंट्राडिक्शन होने पे यूनियन गवर्नमेंट का पलड़ा भारी हो जाता है। तो इसमें कितना मजे की बात है कि स्टेट कैन नॉट मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट एक्सेप्ट स्टेट लिस्ट। देखने में लग रहा है कि ये सही है कि भाई वो जो है राज्य सूची के अलावा नहीं बना सकता, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि स्टेट लिस्ट के अलावा वो कंकरेंट लिस्ट पे भी बना सकता है। और वो अलग चीज़ है कि दोनों में अगर वो कंट्राडिक्शन होगा स्टेट और सेंटर में, तो स्टेट वाला नीचे हो जाएगा, सेंटर वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस आप ठीक से पढ़िए और ठीक से समझिए। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट इज एज सॉवरेन एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है। वो दोनों की संप्रभुता जो है अलग अलग है। हमारे संसद की शक्तियां असीम है, पर संपूर्ण नहीं है, टोटलिटी में नहीं है, इन टोटो नहीं है। उसमें तमाम इफ एंड बट्स लगे हुए हैं। रिव्यू करना, सेंटर स्टेट रिलेशन को ध्यान देना, आपके बनाए गए कानूनों को बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप करना, तो इस टाइप से आपको रेस्ट्रिक्ट किया है। तो वो इतना सॉवरेन नहीं है, इतना संप्रभु नहीं है जितना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, जो कह दिया कह दिया, कोई रिव्यू कुछ नहीं। लेकिन हमारा पार्लियामेंट ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ज़्यादा सही है। तो आपका ये 5 नंबर जो है गलत हो गया और 4 नंबर भी गलत हो गया था। ठीक है, तो बच गया 1 2 3। ये बी जो है इसका सही आंसर है। In the British Parliament, the Prime Minister can only be from the Lok Sabha, while in the Indian parliamentary system, from either of the Lok Sabha या राज्य सभा। अब देखिए वहाँ कितना ज़्यादा टोटलिटी में बांधा है, संपूर्णता में,
कि वहाँ पे सिर्फ जो है लोकसभा से ही होगा। अपने यहाँ क्या है, आइदर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तो वो राज्यसभा से ही थे। तो आप याद रखिए कि दोनों में से किसी से भी हो सकता है। बी कह रहा है कि राज्यसभा ओनली, गलत है। और सी कह रहा है कि ओनली फ्रॉम लोकसभा, ये भी गलत है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू बी एन एमपी। अब बताइए ये कैसा टेढ़ा सवाल हमने डाल दिया है कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू बी एन एमपी। गलत है ना। एमपी उसको बनना है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर वो प्रधानमंत्री चुना गया बिना लोकसभा या राज्यसभा के, तो वो कितने दिन तक रहेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के पहले उस प्रधानमंत्री को या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सांसद बनना पड़ेगा विद इन 180 डेज। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया है तो इससे घूम मत जाइएगा। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू बी एन एमपी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं ले सकता। तो अगर ये नो हटा दीजिए तो ये सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सही ये है। उन्नीसवां क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन की जो ग्रेविटी है वो अपने आप में इतनी ज़बरदस्त है कि आपकी तैयारी जो है साथ साथ जो है किसकी हो जाती है, मेंस की भी। वही मैं पहले बता रहा था कि जब तक आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी नहीं करेंगे आपका प्रीलिम्स जो है नहीं निकलेगा। खाली प्री पढ़ के तो जीवन में प्री नहीं निकलेगा, फ्री हो जाएगा। क्यों गुप्ता जी? तो तैयारी गहन और विस्तारित होना चाहिए 1 साल की, जो हम बताते रहते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। इसको देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 13 सेज that all laws which are violative of fundamental rights shall be void except आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो आर्टिकल 13 जो कहता है कि सारे लॉ जो है जो वायलेटिव हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो जो है नल एंड वाइड हो जाएंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 21। इसको नहीं छेड़ सकते आप, आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज एवरी पर्सन कैन नॉट बी इक्वल, हेंस इट अप्लाइज ओवर इक्वल पर्सन विथ इक्वल रेमिडीज एंड अनइक्वल विथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि समानता का अधिकार है तो मुझे जो है लाइन में क्यों लगा दिया और उसको वीआईपी की तरह अलग से क्यों ले गया। तो 14 कहता है कि भैया अगर आप भी इनके बराबरी के हैं तब तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं वीआईपी लाइन से जाने दिया। तब कहेंगे ना। जब कहेंगे आप कि मुझे क्यों भी लाइन में लगवा दिए हो, तो कहेगा तुम ए और बी के साथ तुलना मत करो, क्योंकि वो जो है एक अलग समान लोग हैं, तुम आम आदमी हो। क्या हो गया, डीई एक्ट। तुम इनके साथ समान नहीं हो, असमान हो ना, क्योंकि कहेगा ये सरकारी नौकर है, तुम प्राइवेट आदमी हो। तो कैसे तुलना होगी, होगी भाई। आप तुलना किससे करिएगा, छप्पर वाले घर की छप्पर वाले घर से ना, महल वाले से तुलना करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भैंस की दूध की तुलना गाय के दूध से करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उसे आप दूसरी भैंस के दूध से तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, समान लोगों में समान अवसर और असमान लोगों में असमान अवसर। तो इसलिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि साहब हमको तो आपने बैठा दिया 2 घंटे और वो जो एक्स आए उनको आपने 2 मिनट में विदा कर दिया चेक करके। होता है ना। तो ये भी सही है। आगे चलते हैं।
द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव एज इक्वल। वही बात जो हमने बताई, तो ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है कि देयर आर वेरियस ग्राउंड ऑन विच वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ पीपल कैन टेक प्लेस एंड इट इज़ नोन एज बेसिस ऑफ प्रिविलेज ऑफ पीपल। सब बात वही है, सिर्फ हमने घुमाने का प्रयास आपको किया है। तो ये चारों के चारों सेंटेंस जो है सही है, और इसमें 1 2 3 4 ये सी वाला जो है आंसर आपको सही माना जाएगा। और ये अगला सवाल देखिए, बीसवा, ये कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी 50%। सही बात है। बैकवर्ड क्लास मीन्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी ओनली। एक ओबीसी होता है और दूसरा बीसी खाली कह देते हैं। तो जब बीसी कहेगा ना, जब आपको बैकवर्ड क्लास कहेगा, तो इसका मतलब हो गया इसमें तीनों शामिल है, एससी, एसटी और ओबीसी। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बैकवर्ड क्लास मीन्स दिस एंड दिस, तीनों मिल के वह बोला जाता है। ये अदर बैकवर्ड है, न कि बैकवर्ड। आर्टिकल 16(3) इज एफिलिएटेड विथ रिजर्वेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमिसाइल प्लान इन दैट स्टेट। बिल्कुल सही बात है। आप वहाँ के जो है डोमिसाइल हैं, निवास करते हैं, तो जो है आपको उस राज्य की जो है रिजर्वेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो सामान्य निवासी को नहीं मिलेगा। वहाँ 5 साल से ज़्यादा अगर रह रहे हैं, निवास स्थान का क्राइटेरिया उसमें है जन्म स्थान नहीं, निवास स्थान। तो अगर उस स्टेट की वैकेंसी में निकला है कि निवास स्थान क्या निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल, चाहे आप पैदा कहीं और हुए हों, तो आपको लाभ मिल सकता है। जन्म स्थान से लेना देना नहीं है, निवास स्थान से लेना देना है। तो इसका जो है ऑल ऑफ द अबव, ये चारों आंसर 3 सही है, तो डी वाला जो है। तो हमारे साथ जुड़िए और ऐसे टेस्ट सीरीज को एंजॉय करिए जिसमें गंभीरता है, लेवल है, क्वालिटी है और कॉम्प्लेक्सिटी है, जिससे आपका रियल इवेल्युएशन हो सकता है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए विदा चाहेंगे 2 मिनट। थैंक यू वेरी मच।